जय हिंद दोस्तों। अगर एसआईआर में आपको भी जो है नोटिस मिला है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहला हमारा सवाल यही रहता है कि हमें डॉक्यूमेंट कौन-कौन से जमा करवाने होंगे। क्या बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, स्कूल सर्टिफिकेट चलेगा, पासपोर्ट चलेगा या कोई गवर्नमेंट का आईडी कार्ड चलेगा। तो सबसे पहले तो यही हमारा वो रहता है कि इनमें से कौन-सा एक चलेगा या एक से ज़्यादा इसमें लगाने हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संदीप सौकल सर के साथ सौकल सर चैनल पर। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिनको नोटिस प्राप्त हो चुका है और रिकॉर्ड से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं या बीएलओ के पास जमा करवाने हैं, तो एक संशय की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले यही रहता है कि मेरे पास तो कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से जो 12 दिए गए हैं उपलब्ध नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो आइए एक-एक करके इन सभी गुत्थियों को सुलझाते हैं और देखते हैं पहले कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट जो है जमा करवाए जा सकते हैं। आज हम दिए गए डॉक्यूमेंटों को एक-एक करके समझेंगे कि वो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं और उन्हें सरल भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप उनमें से क्या जो है ऐड कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम बात बताएंगे कि डॉक्यूमेंट जब जमा करवाते हैं तो हमें किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी हमारी वीडियो से अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें साथियों, क्योंकि आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन ही हमें नई चीजें बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो उम्मीद है आप सभी जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए, सबसे पहले एक जरूरी बात हम कर लेते हैं कि देखिए, आप के पास अगर नोटिस आ गया है तो उसका सेकंड पेज आप निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर जहाँ आपके डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि यह जो सूची आपको दी गई है, जो डॉक्यूमेंट की सूची दी गई है वो जो है एक सांकेतिक सूची है, कि ये नहीं है कि यही 12 डॉक्यूमेंट रहेंगे। इसके अलावा भी जो भी राजपत्रित जो डॉक्यूमेंट है या सरकार द्वारा जारी कोई पत्र जारी किया गया है या आईडी कार्ड कोई जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी मान्य होगा। तो सिर्फ यही मान के ना चलें कि सिर्फ यही जो 12 डॉक्यूमेंट इसके अंदर दिए गए हैं वही सिर्फ रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किया गया है वो भी मान्य हो सकता है। और सबसे मेन बात यही है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दें स्व सत्यापित, मतलब अपने हस्ताक्षर या अपना नाम लिखकर ही जमा करवाएं, क्योंकि स्व सत्यापित हैं तो जो भी आप स्कूल की डीएमसी या अपना जो भी आईडी कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी आप जमा करवा रहे हैं तो उसके ऊपर आपके हस्ताक्षर जरूर हों। तो चलिए हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। यहाँ किसी भी सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, इसका मतलब यहाँ रहेगा, देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पीएसयू द्वारा, पीएसयू है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसे नगर पालिका हो गई या सोसाइटी हो गई कोई, वो सभी जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, उनके द्वारा आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड दिया गया हो या पेंशन भुगतान कार्ड या पेंशन का एक कार्ड आता है, अगर वो आपके पास है तो वो भी कहीं ना कहीं वैलिड है। तो यहाँ पे ये चीजें आपके लिए लिखी है। और पेंशन भोगियों के लिए जो पेंशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से, उनके लिए जो एक लेटर जारी किया जाता है या उनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जिसको बोलते हैं पीपीओ, अगर वो भी बुजुर्ग आप कर्मचारी के पास है तो वो भी इसमें मान्य होगा। चलिए अब नंबर 2 पे हम देखते हैं। नंबर 2 पे आप यहाँ एक डेट देख पा रहे हैं जो है 1 जुलाई 1987। अब इसमें एक खास बात है कि पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट कि 1 जुलाई 1987 से पहले का आपके पास। अब ये कंडीशन क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए बैंक की पासबुक, अगर आपके पास बैंक की पासबुक है, देखिए एक एक चीज को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि 1987 से पहले की बात कर रहे हैं। कोई आपका खाता खुला है, कोई आपने आरडी करवाई थी, एफडी करवाई थी, जहां पे आपका नाम और पिता का नाम जो है स्पष्ट रूप से दर्ज हो, वो डॉक्यूमेंट्स 1987 से डेट की पहले, जैसे एलआईसी है, पीएसयू है, डाकघर है या बैंक है या कोई सरकार निकाय है जो लोकल बॉडीज होती है, जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा कोई प्रमाण पत्र आपको जारी किया गया हो। इसी इन्हीं चीज़ों पर सिर्फ डेट की बाउंडेशन यहीं पे आपके लिए है,
और किसी भी डॉक्यूमेंट पे जो आपकी डेट की बाउंडेशन नहीं रहेगी यहाँ। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। ये सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी यहाँ वैलिड है, क्योंकि बच्चों के पास और युवा जो हैं मोस्टली सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र होता है। और इसके बाद हम नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ देखिए, पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसके लिए डेट कोई यहाँ मेंशन अभी तक नहीं है कि इस डेट से पहले का या इसके बाद का ये होना चाहिए आपके पास, पर आपके पास अगर पासपोर्ट है तो वो मान्य होगा। इसके बाद देखिए आते हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन का या शैक्षिक दस्तावेज। अगर आपको स्कूल संबंधी कोई शैक्षिक दस्तावेज, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है शिक्षा से संबंधित, तो वो भी वैलिड रहेगा। चलिए हम आगे चलते हैं और इसी कड़ी में हम देखते हैं नंबर 6 की हम बात करते हैं कि जो सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, जो ऑनलाइन कंप्यूटर द्वारा बनता है, वो भी अगर आपके पास है, चाहे उस पे डेट आपकी कोई भी हो, पर आपके जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है अगर वो आपके पास है तो वो भी वैलिड रहेगा। इसके तुरंत बाद देखिए, वन अधिकार प्रमाण पत्र। ऐसे राज्य है जहाँ किसी वन आदित क्षेत्रों में आप रहते हैं और वहाँ की भूमि जंगल की भूमि है और वहाँ बहुत से किसानों को खेती के लिए भूमि दी गई है, तो वहाँ पे वन अधिकार जो प्रमाण पत्र है वो दिए जाते हैं। पर हरियाणा या पंजाब की बात करें, ये उन्हीं क्षेत्रों में मिलता है जहाँ वन की जो भूमि है वहाँ पे खेती की जा रही हो या वन भूमि किसी को दी गई हो, तो ये हमारे हरियाणा में ज़्यादातर नहीं मिलेगा। इसके बाद करते हैं ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, अगर वो आपके पास है कि जाति का प्रमाण पत्र जहाँ हम बोलेंगे, अगर वो आपके पास है, वो भी यहाँ पे नो मैपिंग की बात करें या डिस्क्रिपेंसी की बात करें, दोनों में वैलिड रहेगा। तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी। अब जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो मोस्टली भारत में कुछ ही राज्यों में ये लागू है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ एनआरसी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये असम के अंदर जो अभी एनआरसी हुआ था पीछे, उसके तहत ये जारी किया गया था। तो इसको तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं अगर उत्तर भारत में आप रहते हैं। इसके बाद है परिवार रजिस्टर। परिवार रजिस्टर क्या है? एक ऐसा रजिस्टर जहाँ पे विभागीय नियमों के अनुसार जो है परिवारों का जो नामांकन किया जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र से बनने से पहले जो परिवार रजिस्ट्रियों में नाम दर्ज किए जाते थे, या आपके गांव, निकाय, पटवार भवन में एक रजिस्टर होता था जहाँ पे जन्म लेने वाले बच्चों के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वो चीजें दर्ज की जाती थी, जिनके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते थे। तो अगर वो भी आपके पास है तो उसकी कॉपी आप सत्यापित करवा के लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। कोई सरकारी कोई भूमि से संबंधित आपके पास कोई रिकॉर्ड है, मकान आवंटन है, कोई आपको गवर्नमेंट ने आपको मकान कोई दिया है, या सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि का प्रमाण पत्र आपके पास है कि वो सरकार द्वारा जारी हो। और जरूरी है कि जैसे यहाँ पे जो आप एसडीएम ऑफिस से या तहसील ऑफिस से, कार्यालय से जो रजिस्ट्री होती है उस पर स्टैंप लगी हो बकायदा, जो सरकार द्वारा अप्रूव किया गया हो, तो वो डॉक्यूमेंट आप जो है वैलिड यहाँ पे माना गया है। और चलिए हम लास्ट की बात यहाँ पे कर लेते हैं, 12 नंबर। अब बात करते हैं आयोग द्वारा जारी निर्देश। अब आधार कार्ड, जो अब मानते हैं बहुत से लोग आधार कार्ड सबके पास है, तो आधार कार्ड की जब हम बात करेंगे तो यहाँ एक नंबर देखिए दिया गया है यहाँ पे 23/2025 ERS। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ क्यों आधार कार्ड मेंशन तो किया है, परंतु ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि आधार कार्ड को सिर्फ एक पहचान के लिए वैलिड यहाँ माना गया है, और वो भी आपकी रेजिडेंस या आपका निवास, उसकी वैलिडिटी यहाँ पे नहीं देता। तो इसीलिए आधार को जो है विशेष स्थितियों में सिर्फ पहचान के लिए रखा गया है। और सब ये हमारे 12 डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर हमें दिए गए थे,
जो आपके नोटिस के साथ भी दिए गए हैं और उसके बारे में विस्तार से हमारे द्वारा बताया गया है। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन शेष रहता है कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, और एक और बात कि हम जन्म तिथि के आधार पे, जैसे एक हमने बताया था 1987 से पहले अगर किसी का बर्थ है तो उनके लिए एक ही डॉक्यूमेंट रहेगा। हमारी ये वीडियो जो है इसका लिंक इसमें डेट ऑफ बर्थ के बारे में डिटेल से बताया गया है कि जिसकी जन्म तिथि यहाँ हो या 2004 से पहले है तो एक खुद का लगेगा और एक माता पिता में से किसी एक का। तो आप इस वीडियो पर जाकर वो विस्तार से जानकारी जरूर देख लें एक बार अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने से पहले। देखिए, अब सबसे जरूरी सवाल क्या है कि नोटिस हमें मिल गया है तो अब हम क्या करें। सबसे पहले तो घबराएं नहीं, नोटिस को ध्यान से पढ़ें कि आपको नोटिस किस विषय में मिला है और किसके लिए मिला है, ठीक है। उसके बाद अपने पास उपलब्ध डॉक्यूमेंट की ध्यान से देखें कि आपके पास कौन कौन से जो है गवर्नमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट घर पे उपलब्ध हैं, वो सारे आप ध्यान से देखें। जो डॉक्यूमेंट इनमें से आप के तैयार कर लें कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लग सकता है, और उसके बाद उसकी फोटो कॉपी जो है डॉक्यूमेंट की करवा कर तैयार रख लें। देखिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा कौन सा डॉक्यूमेंट जो है जमा किया जाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट जो है स्वीकार किया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय जो रहेगा निर्वाचन अधिकारी या बीएलओ के समक्ष आप जब ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे वहीं पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है स्वीकार किया जाएगा या नहीं। और अंत में हम बात करेंगे, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा साथियों, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाएं क्योंकि वहाँ भी इससे संबंधित फार्म, नोट्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर एसआईआर का नोटिस आपको मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने सभी पुराने डॉक्यूमेंट्स को एक बार जरूर ध्यान से देखें। हो सकता है कोई बहुत ही काम का डॉक्यूमेंट हमारे पास हो और हम खुद ही उसे भूले बैठे हों कि ये हमारे किस किस काम आ सकता है। तो उम्मीद है आप सभी अपने नोटिस की हेयरिंग पे ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, आपकी नोटिस की हेयरिंग जो होगी वो जिस डेट में है उस डेट में आप जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ आपके साइन होंगे रजिस्टर के ऊपर और आपकी पिक्चर भी ली जाएगी बीएलओ के साथ या ग्रुप फोटो में जो इस पे अपलोड की जाती है। तो ये गलती ना करें क्योंकि इसके बाद आपको जो है अगला कदम पे फिर आगे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ सकता है अगर आप ये मिस कर देते हैं। तो उम्मीद है आप सभी इन डॉक्यूमेंट की सहायता से अपने नोटिस का जवाब तैयार कर पाएंगे और मिलते हैं एक ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।